अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम ऑटम 2022 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है इसमें करेक्शन ऑफ एरर्स हैं। हमें कुछ एरर्स को जो है वो करेक्ट करना है। तो चलें इस सवाल को देखते हैं, डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। करेक्शन ऑफ एरर्स का सवाल है। सवाल की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट दी अबव एरर्स। ऊपर जो एरर्स हैं उसको करेक्ट करने के लिए आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। सवाल कहता है ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022 ऑफ टेली ट्रेडर्स फॉलोइंग एरर्स वेर हाईलाइटेड। नंबर वन, पहला एरर क्या सामने आया? सेल्स इंक्लूडेड एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ₹500,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि वो सेल्स का बैलेंस जो अभी हमें रिसीव नहीं हुआ, यानी कि हमारा रिसीवेबल, for which a customer will need to pay 485,000 only if payment is made within 30 days। अगर कस्टमर 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है तो इसको 5 लाख नहीं 485,000 रुपीज देने होंगे। द कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू पे विद इन 30 डेज। अब देखें, अगर आप सेल्स करते हैं और 5 लाख रुपए की वो सेल्स है, और अगर आप ने कस्टमर को एक डिस्काउंट दिया हुआ है अर्ली पेमेंट का, यानी कि अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करेगा तो वो 485,000 रुपीज देगा रादर देन कि वो 5 लाख रुपए दे। तो आईएफआरएस के हिसाब से जो आप रिकॉर्डिंग करोगे, डबल एंट्री पास करोगे, अगर तो ये एक्सपेक्टेड है कि वो 30 दिन के अंदर पैसे दे देगा तो आपकी डबल एंट्री 485,000 रुपीज के हिसाब से पास होनी चाहिए। यानी कि उसूली तौर पर आपकी एंट्री होनी चाहिए रिसीवेबल डेबिट 485,000 और सेल्स क्रेडिट 485,000। सर ऐसा कब होगा? जब ये बात एक्सपेक्टेड हो कि कस्टमर बताए गए टाइम के अंदर पेमेंट कर देगा, और ये लिखा हुआ है सवाल में। बहरहाल आपने क्या कर दिया, आपने ये एंट्री पास करी हुई है, रिसीवेबल को आपने 5 लाख रुपए से डेबिट करा हुआ है और सेल्स को आपने 5 लाख रुपए से क्रेडिट करा हुआ है। ये वाली एंट्री तब पास होती जब 30 दिन के अंदर पेमेंट करना एक्सपेक्टेड नहीं होता। एक्सपेक्टेड ये होता कि वो 30 दिन के बाद पेमेंट करेगा। अब अगर आपने ये जो हाईलाइटेड एंट्री पास कर दी है तो आपने 15,000 से रिसीवेबल्स को भी ज्यादा बुक किया हुआ है और 15,000 से सेल्स को भी ज्यादा बुक किया हुआ है। मैं इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन पर आने के लिए क्या करूंगा? रिसीवेबल्स मैंने 5 लाख रुपए से डेबिट कर दिए हैं, हालांकि 485,000 से डेबिट करने थे। तो मैं रिसीवेबल्स को 15,000 रुपए से अगर क्रेडिट कर दूंगा तो ये बैलेंस 485,000 पर ही चला जाएगा। अभी 5 लाख से डेबिट हुआ है, 15,000 से जब मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा तो ये 485,000 पर चला जाएगा। और सेल्स जो कि 5 लाख रुपए से क्रेडिट हो गई है, उसको अगर मैं 15,000 से एक बार डेबिट कर दूं तो वो भी 485,000 पर चली जाएगी। तो हमें 15,000 से इफेक्टिवली रिवर्सल बुक करना होगा। हमें 485,000 से रिसीवेबल को डेबिट करना था और सेल्स को 485,000 से क्रेडिट करना था। हमने 5 लाख से रिसीवेबल्स के डेबिट और 5 लाख से सेल्स को क्रेडिट कर दिया है। 15,000 रुपए जो ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए हैं, रिवर्स साइड की एंट्री पास कर कर उसको रिवर्स करेंगे। तो होगा ये कि अगर 15,000 से रिसीवेबल ज्यादा डेबिट हो गया था तो वो क्रेडिट होने से उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। यही आपके पास जो पहली डबल एंट्री है वो आपको नजर भी आ रही है जो आईकेप के आंसर में है, यानी कि आपने रेवेन्यू को या सेल्स को डेबिट किया हुआ है और आपने रिसीवेबल्स को क्रेडिट किया हुआ है। अगला है एन आइटम वाज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री एट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ₹490,000। हाउएवर द आइटम हैड अ कॉस्ट ऑफ ₹450,000। एक इन्वेंट्री का आइटम है जिसको मैंने 4,90,000 रुपए पर रिकॉर्ड किया हुआ है, हालांकि वो 4,50,000 रुपए पर रिकॉर्ड होना चाहिए था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि IAS 2 जो कि इन्वेंट्रीज का IAS है, वो हमें ये कहता है कि आप इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पर रिकॉर्ड करोगे। यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट में से जो लोअर होगा उस पर रिकॉर्ड करोगे। इस हिसाब से अगर मेरी NRV 4,90,000 है और मेरी जो कॉस्ट है वो 4,50,000 रुपये है, तो मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे अपने स्टॉक को 4,50,000 रुपये पर रिकॉर्ड करना चाहिए था। मैंने क्या कर दिया? मैंने स्टॉक को 4,90,000 रुपये पर रिकॉर्ड कर दिया है, जो कि उसूली तौर पर गलत है।
पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड इज यूज्ड टू रिकॉर्ड दी इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस। इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए पीरियोडिक मेथड यूज होता है। याद रखिएगा कि दो मेथड्स हैं, एक है परपेचुअल और एक है पीरियोडिक। पीरियोडिक में ईयर एंड की जो इन्वेंट्री होती है उसको हम साल के एंड में काउंट कर कर और रिकॉर्ड करते हैं। परपेचुअल में हम हर सेल्स और परचेजेस पर डबल एंट्री पास करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी वैल्यूएशन गलत है, वो 4.5 होनी चाहिए। मैंने 4,90,000 रुपये रिकॉर्ड करी हुई है। अच्छा, जितनी हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होती है, जितनी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा होती है, उतना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होता है। तो अभी आपने 4,90,000 पर अपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू रखी हुई थी, लेकिन वो होनी चाहिए थी 4.5 लाख रुपए। तो जब मैं 4,90,000 से इस एरर को करेक्ट कर कर और 4.5 लाख रुपए की तरफ आऊंगा, तो एक इम्पैक्ट तो ये होगा कि इन्वेंट्री की वैल्यू को कम करना होगा, यानी कि इन्वेंट्री को करना होगा क्रेडिट। इन्वेंट्री एसेट है, उसको कम करने के लिए उसको क्रेडिट करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगी 40,000 रुपए से, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में 40,000 रुपए का इजाफा हो जाएगा। तो इसके जो दो इम्पैक्ट्स हैं, एक तो आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर जाएगा यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट पर जाएगा, और दूसरा इन्वेंट्री पर जाएगा। अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को 40,000 रुपए से कम किया है और साथ में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट यानी कि उसको बढ़ाया है, इंक्रीज किया। क्योंकि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। आगे चलते हैं। अब सब टोटल ऑफ ₹234,000 was carried forward in the purchases day book as 432,000. Control accounts are not maintained for debtors and creditors. Control accounts basically एक ऐसा अकाउंट होता है जो आपके एरर्स को डिटेक्ट करता है और रिसीवेबल्स के और पेबल्स के जो बैलेंसेस को आपके लेजर से मैच करता है, वो आप बनाते नहीं हो। और परचेजेस डे बुक क्या है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है। परचेजेस डे बुक एक सिंपल बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है। इफेक्टिवली परचेजेस डे बुक में परचेजेस की वैल्यू लिखी जाती हुई है और उनके जो पेजेस के टोटल होते हैं वो परचेजेस के अकाउंट में पोस्ट होते हैं। अब यहाँ पर एक पेज पर सब टोटल 234,000 आ रहा था, आपने उसको 432,000 पढ़ लिया। इसका मतलब ये हो गया कि आपने अपनी परचेजेस को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया होगा, तो अब उसको हम कम कर रहे होंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो डबल एंट्री पास हुई हुई है वो सस्पेंस अकाउंट डेबिट है और परचेजेस का अकाउंट जो है वो क्रेडिट है। सर सस्पेंस अकाउंट क्यों डेबिट हुआ है? सस्पेंस अकाउंट क्यों डेबिट हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये समझ लें कि सस्पेंस अकाउंट जो है उसको समझने के लिए आपको वो वाले एरर्स पढ़ने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता। सस्पेंस अकाउंट के लिए मुख्तलिफ दूसरे लेक्चर्स भी मौजूद हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे, सस्पेंस अकाउंट की नॉलेज नहीं है, एरर्स इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस वाला एरिया नहीं देखा, तो फिल वक्त शायद आप इस पार्ट को, इस स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर कर आगे बढ़ सकते हैं और आगे की चीज़ें कवर कर कर फिर दोबारा से यहाँ पर आ सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर इस चीज़ को समझाता हूँ, देखिए आपके पास परचेजेस डे बुक जो है ना, वो एक बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है। परचेजेस डे बुक का जो टोटल होता है वो परचेजेस अकाउंट में जाता है। जनरल लेजर में परचेजेस अकाउंट होता है। इंडिविजुअल रिसीवेबल्स पेएबल्स के जो अकाउंट्स होते हैं वो सेल्स लेजर और परचेज लेजर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि परचेज लेजर में या सेल्स लेजर में यानी कि रिसीवेबल्स और पेएबल्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स में कोई मसला नहीं है। मसला कहाँ पर है? मसला है परचेजेस डे बुक में, परचेजेस डे बुक के टोटल में। परचेजेस डे बुक का जो टोटल होता है उससे परचेजेस का अकाउंट बनता है जो कि जनरल लेजर में होता है। सर अगर सेल्स लेजर परचेज लेजर यानी कि अगर रिसीवेबल और पेबल के इंडिविजुअल अकाउंट में भी मसला होता तो क्या होता? तो वो ये कहता है कि ये ट्रांजैक्शन जहां पर आपने परचेजेस डे बुक में टॉप पर जहां पर लिखनी चाहिए, जहां पर लाइन से सारी ट्रांजैक्शन का टोटल आ रहा है, वहां पर ही कोई गलती है। यहाँ पर इसने वाजे तौर पर लिखा है कि जब हम उसका टोटल कर रहे थे, जो सब टोटल बना था एक पेज का, वो हमने 234 की बजाय 432,000 ले लिया। यानी कि आपने परचेजेस को 432,000 यानी कि आपने परचेजेस को ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है। जनरल लेजर में गलती है, परचेजेस के अकाउंट में गलती है, रिसीवेबल्स या पेबल्स के इंडिविजुअल अकाउंट में गलती नहीं है। यानी कि ये कह रहा है ऐसा एरर है जिससे एक साइड इंपैक्ट हो रही है। परचेजेस को डेबिट करना था 234 से, आपने परचेजेस को 432 से डेबिट कर दिया। अब इस एरर को सही करने के लिए क्या करेंगे? हम परचेजेस के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसको हमें कम करना है। 432,000 से हमें उसको 234,000 पर लेकर आना, क्योंकि हमने 432,000 से उसको डेबिट कर दिया है, हमें सिर्फ और सिर्फ 234,000 से डेबिट करना था। तो अब जितने से ज्यादा डेबिट कर दिया है उतने से अगर हम क्रेडिट कर देंगे तो ये एरर जो है वो सही हो जाएगा
और इस एरर को सही करने के लिए हम परचेजेस के अकाउंट को 198,000 से क्रेडिट कर देंगे। ऑन द अदर हैंड सस्पेंस अकाउंट जो है वो आ जाएगा, और सस्पेंस अकाउंट के बारे में जैसे कि मैंने कहा कि ये एरर्स इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। अगर आपने ये नहीं पढ़े हुए इस तरह के एरर्स, तो इस वक्त आप इस सवाल के आंसर को इग्नोर कर सकते हैं। क्रेडिट नोट इशू टू अ कस्टमर। सर क्रेडिट नोट क्या होता है? अ क्रेडिट नोट इशूड टू अ कस्टमर, एक क्रेडिट नोट है जो आपने किसी पर्टिकुलर कस्टमर को इशू किया है, of rupees 128,000 was recorded as credit note received from supplier। अच्छा देखिए, क्रेडिट नोट इशूड का मतलब क्या है? क्रेडिट नोट इशूड एक डॉक्यूमेंट है जो आप इशू करते हो, किसको? रिसीवेबल्स को। अगर आपके सवाल में कहीं लिखा हुआ है क्रेडिट नोट इशूड, तो उसका मतलब यह है कि आप किसी रिसीवेबल को क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो। रिसीवेबल को क्रेडिट नोट इशू करने का मतलब यह है कि रिसीवेबल के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो। रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट क्यों होता है? सेल्स रिटर्न की वजह से। जब आपके पास कोई रिसीवेबल कोई फॉल्टी चीजें वापस कर देता है, तो आप उसकी एंट्री पास करते हो सेल्स रिटर्न डेबिट, और रिसीवेबल्स का अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर देते हो। इस वक्त जब आप रिसीवेबल्स का अकाउंट क्रेडिट करते हो, तो आप एक क्रेडिट नोट इशू करते हो। इफेक्टिवली इसका मतलब होता है कि सेल्स रिटर्न हुई है। तो लिखा हुआ है क्रेडिट नोट इशू टू अ कस्टमर ऑफ ₹128,000। एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? एंट्री पास होनी चाहिए सेल्स रिटर्न डेबिट 128,000, रिसीवेबल्स क्रेडिट 128,000। ठीक है जी। वॉज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। सर ये क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सप्लायर है यानी कि जो पेबल है, उसने मुझे कोई क्रेडिट नोट दिया है, उसने मेरे अकाउंट को क्रेडिट किया है। ये कब होता है? ये तब होता है जब मुझे जो पेबल का अकाउंट है उसको मुझे क्या करना है? डेबिट करना है। उसने मुझे क्रेडिट नोट दिया है, तो मैं उसके अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ। ये तब होता है जब परचेज रिटर्न होती है। ठीक है। तो लिखता है क्रेडिट नोट इशू टू अ कस्टमर ₹128,000 वॉज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। क्रेडिट नोट जो इशू करा है आपने किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर को 128,000 का, उसको आपने कैसे रिकॉर्ड कर लिया? जैसे कि आपको क्रेडिट नोट रिसीव हुआ। सर क्रेडिट नोट रिसीव होता है तो उसकी क्या डबल एंट्री पास होती है? क्रेडिट नोट रिसीव होता है तो आप उसकी डबल एंट्री पास करते हो। क्योंकि आप परचेज रिटर्न कर रहे हो, तो आप पेएबल को डेबिट करते हो और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हो। ठीक है जी। अब ये बात याद रखें, आपने ये एंट्री पास कर दी है, क्रेडिट नोट इशू टू अ कस्टमर ऑफ 128,000 वाज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट नोट रिसीव करनी ये एंट्री थी। तो देखते हैं कि इसको सही कैसे किया जा रहा है। अब ये एंट्री आपने बिला फजूल में पास कर दी है, गलत कर दी है। पहले तो इसको आप रिवर्स करेंगे। इसको रिवर्स करने के लिए आप परचेज रिटर्न को डेबिट कर दें 128,000 से, पेएबल को क्रेडिट कर दें 128,000 से, और ऊपर वाली एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दें 128,000 से, और रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दें 128,000 से। इस तरह से आप डबल एंट्री इसकी पास कर रहे होंगे। यानी कि दोनों एंट्रीज पास होंगी। एक एंट्री पास होगी ताकि ये एरर रिवर्स हो जाए, और दूसरी वाली ये एंट्री पास होगी ताकि आप इसको रिकॉर्ड कर लो। ठीक है जी। और यही यहाँ पर वाव है, बस उसने डेबिट सारे एक साथ और क्रेडिट सारे एक साथ लिखे हैं, मैंने अलग अलग लिख दिए हैं। अच्छा, इन चार ट्रांजेक्शन्स को जरा काइंडली अच्छे से देख लें, फिर हम मजीद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि एन ऑफिस मशीन, एक ऑफिस की मशीन है, कॉस्टिंग ₹3,540,000। An office machine costing ₹3,540,000 with a carrying value of 2,040,000 as on 1st July 2021 was disposed of on 28th of Feb 2022 for ₹1,860,000।
एक ऑफिस की मशीन है जिसकी कॉस्ट 3540,000, जिसकी कैरिंग वैल्यू 2040,000 थी 1 जुलाई 2021 वाले दिन, वो आपने डिस्पोज करी है 28 Feb 2022 को 1860,000 में। द सेल्स प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बड़ी अजीब सी बात हो गई, उसने बोला कि जो सेल्स की जो प्रोसीड्स थी उसको मैंने क्रेडिट कर दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट पे। बैंक को डेबिट किया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। एंड फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन द मशीन, और मशीन पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई है। ऑफिस मशीन्स आर डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये एक सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, तो चलें इसको देखते हैं। देखें, वैसे होना क्या चाहिए पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास होना ये चाहिए था कि इस मशीन की जो कॉस्ट है वो कितनी है भाई, 3540,000, ठीक है जी। और इस मशीन की कैरिंग वैल्यू जो है वो 2040,000 है। कैरिंग वैल्यू 2040,000। किस दिन तक की ये बात हो रही है? 1 जुलाई 2021 तक की। इसका मतलब इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 जुलाई 2021 तक की कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक से आते हैं हम। 1 जुलाई 2021 तक ये हिसाब किताब चल रहा था। डेप्रिसिएशन क्या है? ऑफिस मशीन्स आर डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बेचा कब है ये एसेट? बेचा है 28 फेब को, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीने चलाकर बेचा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 महीने की अगर मैं मजीद डेप्रिसिएशन लगाऊं, 8 महीने की मजीद डेप्रिसिएशन लगाऊं, क्योंकि 8 महीने मैंने इसको चलाया ना, तो ये कैरिंग अमाउंट या नेटबुक वैल्यू है, इस पर 10% का रेट मल्टीप्लाइड बाई 8/12, यानी कि 136,000 की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए। ये बात पहले क्लियरली समझ लें। कॉस्ट है 354,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 150,000, कैरिंग वैल्यू 2040,000। और अगर मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहा हूं तो 1 जुलाई 2000 और 22 वाले दिन, सॉरी 2021 वाले दिन जो आपके पास नेटबुक वैल्यू है उस पर 10% लगाओगे। 22 फरवरी को ये एसेट बेच रहे हो, जब ये एसेट बेच रहे हो तो आप उसकी 8 महीने की डिप्रिसिएशन लगाओगे, ये 136,000 आ जाएगी। बैंक में क्या पैसा आया एसेट बेचकर? 186,000 आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है? अच्छा, नई वाली नेटबुक वैल्यू भी निकाल लेते हैं। नेटबुक वैल्यू एट डेट ऑफ डिस्पोजल, इसमें से इसको किया माइनस। बैंक में कितना पैसा आया? 186,000। तो आपका लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ, क्योंकि 1904,000 वाली चीज 186,000 में बेच रहे हो तो 44,000 का लॉस हुआ। पहले इस चीज को समझ लें, ये होना चाहिए था। अब आपने जनाब क्या कर दिया, गौर से सुनिएगा। आपने जब वो पैसे आए ना सेल्स प्रोसीड्स के, अच्छा इसकी डबल एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए वो भी लिख लेते हैं। देखो, एक्चुअली इस एसेट की डबल एंट्री ये होनी चाहिए कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था। इस साल की डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है? 136,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। इस साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट 136,000 से क्रेडिट होना चाहिए था। फिर जिस दिन हम एसेट बेचते हैं, उस दिन हम क्या करते हैं? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट करते हैं कॉस्ट की अमाउंट से। और जो कॉस्ट का अकाउंट होता है क्या चीज़ है? ये मशीन है। तो मशीन का अकाउंट जो है कॉस्ट पर वो क्रेडिट होगा। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट होगा। जिस दिन एसेट बेचूंगा उस दिन तक की तमाम डेप्रिसिएशन, ये ओपनिंग है और इस साल की भी डेप्रिसिएशन को चार्ज हुई थी। और डिस्पोजल का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। ठीक है, पैसे आए होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, जितने भी पैसे आए उससे। डिस्पोजल का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। ये तमाम चीजें आप सीख चुके हैं। और गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल में से यहाँ पे लॉस ऑन डिस्पोजल है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और डिस्पोजल का जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। और अगर आप डिस्पोजल का अकाउंट बनाए ना तो देखें उसके डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच करने चाहिए। डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट पर क्या आता है? एक, सिर्फ एक ही आता। क्रेडिट्स पर क्या आता है डिस्पोजल के अकाउंट में? एक, दो, तीन। डिस्पोजल का अकाउंट में बना नहीं रहा, लेकिन बनाते तो डेबिट क्रेडिट बैलेंस होते।
ये एंट्रीज होनी चाहिए थी, ये एंट्रीज होनी चाहिए थी, ये एंट्रीज होनी चाहिए थी। ठीक है जी। अब यहाँ पर मामलात क्या चल रहे हैं? यहाँ पर मामलात ये चल रहे हैं, अच्छा कभी कभार डिस्पोजल की डायरेक्ट एंट्री भी पास हो जाती है, कभी कभार हम डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाते हैं बल्कि खुद ही आपस में चीज़ों को नेट ऑफ कर लेते हैं। यानी कि हम ये जो पहले डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मशीन क्रेडिट है, इसके बजाय आप सिर्फ और सिर्फ मशीन क्रेडिट कर दें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट है, इसके बजाय सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है वो डेबिट कर दें। बैंक डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट है तो सिर्फ और सिर्फ बैंक का अकाउंट डेबिट कर दें। और आप देख लें आपका बैलेंसिंग फिगर जो है वो कहाँ पर आ रहा है। तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला, वो 44,000 यहाँ पर आ रहा होगा। ये कर दें। ठीक है जी। ये मामला भी हो सकता है, ऊपर वाला मामला भी हो सकता है। ये वो किया मैंने जो होना चाहिए था। यहाँ तक वीडियो को पॉज कर जरा ये समझ लीजिएगा कि मैंने यहाँ तक क्या किया, ये वो काम किया जो होना चाहिए था। उसूली तौर पर ये एंट्री या ये एंट्री पास होनी चाहिए थी डिस्पोजल के लिए, और डेप्रिसिएशन के लिए ये एंट्री होनी चाहिए थी। हमने क्या कर दिया है, देखिए अगर आप सवाल को गौर से पढ़ते हैं तो उसने बोला हुआ है कि जो सेल्स प्रोसीड्स आई उससे मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और फिर आगे लिखता है कि मैंने पूरे साल की मशीन पर डेप्रिसिएशन लगा ली। तो इसने डेप्रिसिएशन गलत लगा दी होगी। क्यों गलत लगा दी होगी? इसलिए क्योंकि इसने क्या एंट्री पास कर दी, गौर से सुने। इसने एंट्री पास कर दी बैंक डेबिट, ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट। अब जब इसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसी तो एंट्री नहीं होती है। जब आपके पास बैंक पे पैसे आए, बैंक डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट ये नहीं करते हैं। बैंक डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, या फिर बैंक डेबिट और इस तरह से इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो आपने उसूली तौर पर कर ये लिया कि आपकी ओपनिंग कॉस्ट ये थी, आपकी ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले सालों की थी, आपकी ये नेटबुक वैल्यू आ रही थी। आपने फर्दर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी कि उसका बैलेंस मजीद आपने बढ़ा दिया। साल के एंड में जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बैठोगे और आप डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं कर रहे होगे, आपने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया, आपने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया, आपने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया, आपने एसेट को बुक से नहीं निकाला, बल्कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का बैलेंस मजीद बढ़ा दिया, तो आपने गलती से ये बैलेंस लिख दिया। जब ये बैलेंस लिख दिया तो साल के आखिर की नेटबुक वैल्यू आपने ये लिख दी, और फिर इस पर आपने पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगा दी, पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगा दी, एसेट का डिस्पोजल बुक नहीं किया। जब आपने पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाई तो वो 18,000 बनी, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आपने मजीद गलती कर दी, और उसकी वजह से नेटबुक वैल्यू भी चेंज हो गई। और क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई हो रहा था तो डेप्रिसिएशन भी गलत रिकॉर्ड हुई। यानी कि दूसरी जो गलत आपने एंट्री पास करी वो थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 18,000, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट 18,000। आपने कुछ ये गलतियां करी हैं, आपने कुछ ये कर दिया है, आपने कुछ ऐसा कर दिया है। हालांकि आपको कैसा करना चाहिए था, या तो आपको ये करना चाहिए था, या तो आपको ये करना चाहिए था, या फिर आपको ये करना चाहिए था डिस्पोजल के लिए, और डिप्रिसिएशन के लिए ये करना चाहिए था। ठीक है जी, ये काम होना चाहिए था। गौर से यहाँ तक वीडियो को पॉज कर देखिएगा कि आखिर मैंने किस तरह से कौन सी अमाउंट कैलकुलेट करी है। अब सर इस एरर को सही कैसे करेंगे? सर बैंक को डेबिट करना था, बैंक को डेबिट करना था, वो मैंने करा भी है। अगर मैं गलत वाली एंट्री देखता हूं तो उसमें भी मैंने बैंक को डेबिट करा हुआ है, ऑलरेडी करा हुआ है। ठीक है, करा हुआ है। अच्छा अब सर अगर मैं डिप्रिसिएशन की बात करूं तो डिप्रिसिएशन 136,000 की रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। डिप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट की एंट्री पास होनी चाहिए थी 136,000 से। मैंने ये एंट्री पास तो करी है लेकिन सिर्फ 18,000 से पास करी है। तो अगर मैं डिप्रिसिएशन को सही करना चाहूँ तो मैंने जितना कम डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करी हुई है, डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 136,000, लेकिन मैंने गलत एंट्री के हिसाब से अभी जो रिकॉर्डिंग करी हुई है वो करी हुई है 18,000। तो मैंने 1,18,000 रुपए की डिप्रिसिएशन कम बुक करी है। तो मैं इसकी एंट्री पास करूंगा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 1,18,000 रुपए, और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट 1,18,000 रुपए। इससे मेरी डिप्रिसिएशन का अकाउंट करेक्ट हो जाएगा। डिप्रिसिएशन मैं रिकॉर्ड कर लूंगा जैसे होनी चाहिए। दूसरी चीज, डिस्पोजल के बाद बैंक को डेबिट करना था, वो किया हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना था 1,636,000 से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 1,636,000 से डेबिट करना था, आपने 1,86,000 से क्रेडिट कर दिया है। तो अब आपको कितने से डेबिट करना पड़ेगा?
अब मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना पड़ेगा 1636000, और ये जो बिला फजूल में मैंने क्रेडिट करा था इसके रिवर्सल के लिए इसको भी डेबिट कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा अब ये सही हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, वो रिकॉर्ड होगा 44,000 पर, और मशीन को आपने क्रेडिट किया ही नहीं है, मशीन को आपने क्रेडिट किया ही नहीं है, तो वो क्रेडिट होगा 3540,000 पर। ठीक है जी। तो ये लास्ट वाली चीज थोड़ी सी ट्रिकी थी, थोड़ा सा सोचने पे आपको इसने मजबूर किया होगा। काइंडली इस सवाल को अच्छे से देखिएगा, ये एक अच्छा सवाल था करेक्शन ऑफ एरर्स का, जिससे इंशाल्लाह ताला आपकी प्रैक्टिस होगी और चीज़ें पक्की होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।